वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सर्कुलर मोशन लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दो तरह के सर्कुलर मोशन की। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक और टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सर्कुलर मोशन के दो टाइप होते हैं बेटा, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसका नंबर 1 पढ़ेंगे पहले। नंबर 1 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस लेक्चर में दोनों मोशन कवर करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और फाइनली इस पे बेस कुछ परफेक्ट न्यूमेरिकल मैं आपको करवा दूंगा, जिससे कि पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो हेडिंग लिखोगे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन देखने से पहले हम एक चीज़ समझेंगे, क्या वेक्टर v कांस्टेंट हो सकता है किसी भी तरह के सर्कुलर मोशन में? वेक्टर v कांस्टेंट हो सकता है क्या सर्कुलर मोशन में? तो इसका आंसर है नो, वेक्टर v कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो क्या कांस्टेंट हो सकता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v क्या हो सकता है? कांस्टेंट हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ v, वेक्टर v क्या होगा बेटा? वेक्टर v होगा वेलोसिटी। तो अगर सर्कुलर मोशन हो रही है तो वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी। आई मीन जब मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ तो दोनों चीज़ें कंसीडर करनी होगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ऐसी सर्कुलर मोशन मैं करवा ही नहीं सकता कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। सर्कुलर मोशन मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट, इनफाइनाइट टाइम्स उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मान लो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब लास्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज होने के वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वेक्टर AC। तो सर्कुलर मोशन है मतलब 100% उसमें AC रहेगा ही रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए जो एक्सेलरेशन लगता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर। और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करवाओगे हर पॉइंट पे, तभी तो वो क्या बनेगा? सर्कुलर मोशन बनेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अगर आपका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मैग्नीट्यूड मतलब ये क्या हो जाएगा? स्पीड। तो सर्कुलर मोशन होते वक्त अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो लेट मी डिफाइन फर्स्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉर यू। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बेटा? बॉडी सर्कल पे घूम रही है और घूमते वक्त अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसको क्या बोलूँगा मैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से आएगी, मोशन ऑफ बॉडी along circle with constant speed। तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती? बिल्कुल कांस्टेंट नहीं हो सकती, कभी भी सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। कांस्टेंट स्पीड उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कांस्टेंट स्पीड मतलब अब हमारे पास 3 एक्सेलरेशन है बेटा, एक तो है A, दूसरा है AC और तीसरा है AR। बराबर, एक AC और AR। लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। A को बोलेंगे नेट एक्सेलरेशन, बराबर, नेट एक्सेलरेशन। C को बोलेंगे, AC को बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस और ये AT मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कई बार क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, तो उसको AR से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है ना? तो ये A, AC और AT। तो कहाँ पर होते हैं ये? मान लो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा। दिस इज माय AC, दिस इज माय AT। ओके, और यहाँ पर होगा मेरा नेट एक्सेलरेशन A, दोनों का नेट एक्सेलरेशन A। बराबर, कुछ ऐसे लास्ट लेक्चर मैंने बताया ना आपको। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस वजह से आ जाता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, AC क्यों होता है? AC इज प्रोड्यूस बिकॉज चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर V। वेक्टर V का हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से AC आ जाता है। AT क्यों आता है? चेंज
इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v दैट इज स्पीड, स्पीड के चेंज होने की वजह से ये आता है, और ये दोनों का नेट एक्सेलरेशन होता है a, नेट एक्सेलरेशन होता है a। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में समझना बेटा, इन यूसीएम क्या हो रहा है, यूसीएम में क्या हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। समझो बेटा, स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर स्पीड कांस्टेंट होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी, ये क्या होता है, चेंज इन स्पीड की वजह से आता है, तो स्पीड ही कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, बिकॉज स्पीड बदल ही नहीं रही ना, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ओके, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी 0 होगा, नहीं, बिकॉज मान लो ये सर्कुलर मोशन हो रही है, यहाँ की स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ की भी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्या सर इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 का 100%, हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो मैग्नीट्यूड नहीं बदल रही वेलोसिटी की, इस वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, और वो कितना होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर ओमेगा स्क्वायर या वी ओमेगा, वी वेलोसिटी, आर रेडियस, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका प्रूफ 100% मैं नेक्स्ट एक 20-25 मिनट का लेक्चर बना के सिर्फ प्रूफ पे इसका लेक्चर देने वाला हूँ मैं। ओके, अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ एसी तो कांस्टेंट रहेगा, तो क्या डायरेक्शन ऑफ एसी भी कांस्टेंट रहेगा, नहीं, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ एसी कहाँ पर होता है, मान लो ये पार्टिकल यहाँ पर है, तो डायरेक्शन ऑफ एसी इज टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्शन ऑफ एसी इज टुवर्ड्स द center, direction of AC is towards the center, so direction of AC is not constant, direction of vector AC is not constant, भले ही उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा लेकिन डायरेक्शन यूसीएम में भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या क्या समझ में आया कि मोशन ऑफ बॉडी अलोंग द सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है, बिकॉज स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलते हैं, तो देखो बेटा, वेदर इट इज यूसीएम और नॉन यूसीएम, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिनोटेड बाय लेटर एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स डिनोटेड बाय एफ सी पी। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज करस्पॉन्डिंग टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या आएगा फिर, द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन होने के लिए इस फोर्स की ज़रूरत होगी, द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन along radius डायरेक्टेड towards सेंटर ऑफ सर्कल। तो सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगी। ओके, रेडियस डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड CPF, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड द सेंट्रल, सेंट्रीफ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो FCP क्या होगा फिर, FCP इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वेक्टर FCP इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, AC। क्या होता है, AC। ठीक है, अब फिर मेरे पास AC के 3 वैल्यूज है, AC इज V स्क्वायर बाय R ओमेगा स्क्वायर V ओमेगा। तो ये तीनों वैल्यूज यहाँ रखूँगा तो क्या हो जाएगा, FCP इज इक्वल टू m पहली वैल्यू रखो mv स्क्वायर बाय r, दूसरी वैल्यू रखो mr ओमेगा स्क्वायर, तीसरी वैल्यू रखो mv ओमेगा।
So this is my centripetal force or the force present in uniform circular motion. ठीक है, तो अब in UCM also non-zero force is acting on body. ओके, तो इन यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भले ही स्पीड कांस्टेंट है, फिर भी नॉन जीरो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टू कीप चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए उस पर भी क्या आएगा, फोर्स आएगा, दैट इज नथिंग बट योर सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड इतना रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स के बजाय नहीं होगा। अब इट इज प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसका क्या मतलब होता है? अब मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा, देखो सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? नंबर 1, ओके, व्हीकल अलोंग रोड या अलोंग सर्कुलर रोड बोलो। ओके, एक व्हीकल है ऐसा, ये रोड है ऐसा, ये रोड पे ये व्हीकल ऐसे मूव हो रहा है, 4 व्हीलर है सपोज, ये 4 व्हीलर ऐसे मूव हो रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन है ना। तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो टायर और रोड के सरफेस का जो फ्रिक्शन है, दोनों के बीच का फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कराएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तभी तो सर्कुलर मोशन हो सकती है। अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो आप क्या बोलते हैं? गाड़ी स्लिप हो गई मतलब आप ऐसे जा ही नहीं सकते, आप एक तो इधर चल जाओगे, नहीं तो गाड़ी टंबल हो जाएगी, ऐसे गिर जाओगे आप। ठीक है ना। तो व्हीकल के लिए सर्कुलर रोड पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। अब उसके बाद मान लो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन इसके बाजू में ऐसे घूमता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या कुलोम्स फोर्स बोलते हैं ना उसको। क्या बोलते हैं? कुलोम्स फोर्स। तो कुलोम्स फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसके वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कीप्स मूविंग कंटिन्यूअसली अलोंग द सर्कल। ओके, उसके बाद सपोज सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, प्लैनेट की मोशन है, या फिर अराउंड द सन, या फिर मून की मोशन है अराउंड द अर्थ। इसके लिए कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कई तरह के ये ऐसे फोर्स होते हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, और ये कौन प्रोवाइड करता है? एक्सटर्नल एजेंट। या फिर मान लो आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग और उसको पत्थर बांधा, स्ट्रिंग को पत्थर बांध के ऐसे आप घुमा रहे हो गोल। तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आएगा ना, उसके अंदर जो तान आएगा, टेंशन आएगा, दैट टेंशन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट टेंशन स्ट्रिंग रिवॉल्व इन अ सर्कल। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो अगर सर्कुलर रोड पे अगर मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। या फिर अगर किसका मोशन है? इलेक्ट्रॉन का मोशन है, तो कुलोम्स फोर्स, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो कुलोम्स फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। या फिर थर्ड वन, सारे प्लैनेट घूम रहे हैं अराउंड द सन, उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद क्या है? रस्सी को अगर आपने पत्थर बांधा और उसको आप गोल गोल घुमा रहे हो, तो रस्सी के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आएगा, दैट टेंशन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। बराबर, तो वो क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स आपका प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इतनी चीज़ें समझने के बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं। टर्मिनोलॉजी इज वेरी सिंपल, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। देखो, इन यूसीएम, बहुत जल्दी लिखेंगे, इन यूसीएम magnitude of velocity, that is speed is constant। बराबर, स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट हो जाने की वजह से आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है दैट विल बी 0, रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा इन मैग्नीट्यूड। ओके, इन मैग्नीट्यूड, नॉट इन डायरेक्शन।
नॉट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन हर जगह उसका चेंज हो जाएगा टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड इज v स्क्वायर बाय आर, आर ओमेगा स्क्वायर और v ओमेगा। अब ये कई बार इसको रेडियल एक्सेलरेशन ए आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन स्पीड, तो 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर विच इज कॉन्स्टेंट। वाई? बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट ना, तो ये v मतलब स्पीड है, नॉट वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी वेक्टर v इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होगा बिकॉज हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और उसी वजह से क्या आएगा इसमें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। अब इसमें वेक्टर ओमेगा इज कांस्टेंट, vector omega is constant in magnitude as well as direction, magnitude as well as direction, as well as direction। तो magnitude और direction दोनों में ओमेगा कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। व्हाट अबाउट अल्फा, अल्फा इज 0 बिकॉज ओमेगा कांस्टेंट ना, तो अल्फा क्या होता है, अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी, तो ना ही ओमेगा का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो अल्फा विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो अल्फा क्या रहेगा यहाँ पर, अल्फा क्या रहेगा 0, सॉरी अल्फा क्या रहेगा यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। तो अब एक रिलेशन है हमारे पास, ए टी इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, यहाँ से प्रूफ भी हो जाएगा कि ए टी इज इक्वल टू आर इंटू 0, तो ए टी विल बी 0, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना रहेगा यहाँ पर 0 रहेगा। उसके बाद तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वेक्टर ए क्या होता है, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए टी होता है ये, तो ए टी तो हमारा 0 है, तो नेट एक्सेलरेशन वेक्टर ए इज वेक्टर ए सी। अब इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन इसका डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं रहेगा, बिकॉज ए सी का डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होता, तो ए का भी डायरेक्शन कांस्टेंट होगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज बॉडी अगर सर्कल पे घूम रही है, बॉडी यहाँ पर है तो उसका AC का डायरेक्शन ये है, अगर बॉडी यहाँ पर है तो AC का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो ये AC का डायरेक्शन और ये AC का डायरेक्शन सेम नहीं है, वो अलग अलग है। अब ऐसे मत बोलना कि सर दोनों टुवर्ड्स द सेंटर है ना, है भाई, लेकिन ये इधर है और ये ऐसा है, तो ये दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अलग अलग है, तो हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन कैसे होगा, अलग अलग होगा। अब उसके बाद ये हो गया, इतने पॉइंट लिख लो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि सर्कुलर मोशन में वर्क डन कितना होता है। तो आप एक चीज़ नोट करना, जो भी प्लैनेट घूम रहे होते हैं अराउंड द सन या फिर मून घूम रहा है अराउंड द अर्थ, इसके लिए क्या हमें उसमें पेट्रोल भरना पड़ता है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं भरना पड़ता, बिकॉज ये सर्कुलर मोशन है, इसमें वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। तो यूसीएम में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज 0। क्यों 0, देखो मान लो बाबा क्या है, सपोज ये हमारी सर्कुलर मोशन है, ओके, तो सर्कुलर मोशन है तो इस पे ये अगर यूनिफॉर्म है तो इस पे एक ही फोर्स एक्ट होगा, वो होगा एफ सी पी, और इधर है मेरा लीनियर वेलोसिटी v, तो जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही मेरा क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यस होगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर एफ सी पी डॉट वेक्टर यस। वर्क डन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व होता है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एफ सी पी इंटू यस इंटू कॉस ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मतलब क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो एफ सी पी यस कॉस थीटा, तो थीटा कितना है 90 डिग्री, तो एफ सी पी सेंट्रीपिटल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 डिग्री। अब सबको पता है कॉस 90 कितना होता है, 0, तो वर्क डन इज 0। सो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। हमेशा याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। नाउ व्हाट अबाउट पावर, तो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क ही 0 है, टाइम कुछ भी रहने दो, तो पावर इज ऑल्सो 0। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय अनदर वन मेथड। व्हाट दैट मेथड इज, देखो हाँ क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वर्क के जगह मैंने क्या रखा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी,
F इंटू वी। तो पावर विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर F डॉट वेक्टर V। अब यहाँ पर सर्कुलर मोशन में पावर इन CM, पावर इन सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स डॉट वेक्टर V। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये V है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये कैसे सॉल्व होगा, FCP सेंट्रीपिटल फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। अरे भाई वेक्टर A है और वेक्टर B है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, कैसे सॉल्व होता है AB कॉस थीटा। तो ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है, कैसे सॉल्व होगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री एंड कॉस 90 कितना है 0 है, तो ये कितना आएगा 0। तो सर्कुलर मोशन में पावर कितना होता है 0। कौन से सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पावर कितना होता है बेटा 0 होता है। ठीक है, हो गया इतना, चलो लिख लो सारी चीज़ें। सो दिस इज ऑल अबाउट विच मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ लेट अस क्विकली मूव to non-uniform circular motion. Before that, let me just give you a simple example of uniform circular motion of string. तो नॉर्मली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन से प्लेन में होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। कौन से प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो अगर आप किसी स्ट्रिंग को, किसी रस्सी को पत्थर से बांधकर हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाओगे तो कौन सा मोशन होगा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। बेस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सपोज मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग है मेरी कुछ ऐसे, इसको मैंने पत्थर बांधा और इसको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका रेडियस है r। तो पत्थर बांधने की वजह से स्ट्रिंग में कुछ टेंशन आएगा इस तरफ। टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। टेंशन मतलब फोर्स होता है, टेंशन फोर्स। ओके, तो ये टेंशन इज प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मास है m, इसकी वेलोसिटी है v। ओके, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा v। मास m, वेलोसिटी v, रेडियस r। तो टेंशन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन का T, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। m मतलब मास, v मतलब स्पीड एंड r मतलब रेडियस। ठीक है, तो टेंशन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv²/r। Okay, now let us move on to non-uniform circular motion. Now let us start non-uniform circular motion. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी बेटा, इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल होगी। मोशन ऑफ बॉडी along circle with variable speed। तो वेरिएबल स्पीड से अगर मोशन हो रही है तो इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, दोनों यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आपके लिए मैं क्लियर कर देता हूं। एक चीज याद रखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, दिस इज माय यूसीएम, बराबर ये मेरा यूसीएम है। और नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल प्लेन में होती है, नॉन यूसीएम। ठीक है, अब ये हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्क ये होता है, अगर ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है तो होता क्या है बेटा, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो दोनों में ही चेंज होने वाला है। इसमें भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने वाला है, यहाँ पर ऐसे, 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 यहाँ पर ऐसे। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है ना, वो हमेशा से ही हर पॉइंट के लिए क्या रहेगा, 5 मीटर पर सेकंड। कहां पर, यूसीएम में। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। नॉन यूसीएम में क्या होगा, यहाँ का वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी। अब इन सब का डायरेक्शन तो सर्कुलर मोशन है, मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन तो अलग रहने ही वाला है। लेकिन इन एडिशन टू दैट, इन नॉन यूसीएम मैग्नीट्यूड भी अलग होता है। अगर यहाँ पर मान लो 5 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर 4 होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर फिर से 4 होगा, यहाँ पर फिर से 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन सेम नहीं होगा। हर पॉइंट पे सेम होगा क्या, नहीं। तो सर्कुलर मोशन हो रहा है और हर पॉइंट पे स्पीड कांस्टेंट है, वो यूसीएम होगा। सर्कुलर मोशन हो रहा है, हर पॉइंट पे स्पीड अलग अलग है, तो नॉन यूसीएम होगा। डायरेक्शन तो हर पॉइंट की अलग होने ही वाली है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर बदल रहा है, डायरेक्शन तो बदलता ही है, वेदर इट इज यूसीएम और नॉन यूसीएम, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर AC भी होगा और AT भी होगा। ओके, तो
AC क्या होगा, AC भी होगा यहाँ पर और AT भी होगा। तो AC क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और AT क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज in magnitude of velocity, that is speed. ओके, तो मान लो अब यहां पर क्या होगा, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट होगा क्या बेटा, नहीं, ये वेरिएबल होगा। तो अगर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है हमारा और ये वर्टिकल प्लेन में है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, नॉन यूसीएम होगा। और जब ये नॉन यूसीएम होता है बेटा, तो मान लो ये सेंटर है, तो यहाँ पर अगर पार्टिकल है, ये एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा होगा, तो दिस विल बी माय डायरेक्शन ऑफ AT, परफेक्ट। दिस विल बी माय डायरेक्शन ऑफ AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज स्पीड। तो इसका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम, ऐसे कंप्लीट कर लेंगे हम। सो दिस विल बी माय नेट एक्सेलरेशन, लेट अस कॉल इट एज वेक्टर A। तो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर A is equal to वेक्टर AC plus वेक्टर AT. What will be the magnitude of A? A is net acceleration. Magnitude of A is equal to under root of AC square plus AT square. What is my AC? AC is V square by R. And what is my AT? AT is my R alpha. So put both values over here. We'll get magnitude of net acceleration as under root of AC square. मतलब V square by R whole square plus R alpha whole square. R alpha whole square. What is alpha over here? Angular acceleration. ठीक है। और अगर आप डायरेक्शन की बात करो तो यू कैन टेक दिस also and this also. तो tan of theta इज इक्वल टू फ्रंट साइड, अगर ये AC है तो ये भी क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। सो AC डिवाइडेड बाय फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड AT, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ AC बाय AT। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, चलो लिख लो इतनी चीजें फटाफट खत्म। चलो ठीक है, तो होता क्या है बेटा, यूसीएम में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है AC और AT के बीच का, और वो होता है AC, जो कि डायरेक्शन चेंज करता है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है वो होता है नेट एक्सेलरेशन, एंड इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ AC एज वेल एज AT। ठीक है, चलो तो क्विकली कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट नॉन यूसीएम। तो देखो, फॉर नॉन यूसीएम, ठीक है, तो नॉन यूसीएम में क्या होता है, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो मैग्नीट्यूड चेंज होने के कारण इसमें आ जाएगा AT नॉट इक्वल टू 0, और डायरेक्शन चेंज होने के कारण AC नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मीन्स स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ये भी नॉट कांस्टेंट, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी स्पीड डिपेंडेंट क्वांटिटी, वो स्केलर होता है ना, तो यहाँ पर स्पीड चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी भी मेरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हर एक पॉइंट पे वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो व्हाट विल बी माय ओमेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू V by R। तो V इज नॉट कांस्टेंट ओवर हियर, V इज नॉट कांस्टेंट। तो V अगर कांस्टेंट नहीं है तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं होगा। ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट आल्सो, तो ओमेगा भी यहाँ पर कांस्टेंट
नहीं होगा। उसके बाद ओमेगा अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो अल्फा क्या होता है, अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी। तो अल्फा इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट बिकॉज ओमेगा चेंज हो रहा है ना, तो अल्फा भी कांस्टेंट नहीं होगा। अब अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा तो ए टी नॉट इक्वल टू जीरो, ए टी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ए टी नॉट इक्वल टू जीरो। ओमेगा नॉट कांस्टेंट मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी बेटा, अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अल्फा विल नॉट इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट की नहीं बोल सकते, ओमेगा वेरिएबल है तो अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो तो ए टी बी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए टी बी इसमें होगा। और अभी अभी हमने प्रूव किया कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए सी प्लस ए टी, अभी किया ए सी प्लस ए टी, ये हो गया। अब आते हैं फोर्स के ऊपर। सो लेट मी टॉक अबाउट फोर्सेस इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो फोर्स होते हैं बेटा, ये मेरी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा पार्टिकल है, इधर होगा मेरा एफ सी टी सेंट्रीपिटल फोर्स और इधर होगा मेरा एफ टी दैट इज टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो, तो यहाँ पर वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे सॉल्व होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा। तो सेंट्री ये यहाँ पर होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दिस इज माय सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस इज माय displacement. So for this theta is equal to 90 degree. So work done by centripetal force is equal to FCP displacement into cos of 90 degree, and we know that cos 90 is 0. So work done by centripetal force will be 0. So as work is 0, power will be 0 because power is work upon time simply. So power is equal to 0 divided by time, and this will be 0. But for what? For centripetal force, not for tangential force. अब tangential force के लिए क्या होता है, देख लो, work done by tangential force is equal to force tangential into displacement tangential, and for tangential force, this is my tangential force and this is my displacement. Both are along the same direction, so theta will be 0 degree over here, ठीक है ना। तो थीटा अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ वर्क करेगा टेंजेंशियल फोर्स। सो वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट और cos 0, cos 0 इज 1, तो वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू एफ टी इंटू एस, बराबर। चलो अब पावर क्या होता है, पावर इज सिंपली वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है, पावर बाय टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू वर्क बाय टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय टाइम, वर्क बाय टेंजेंशियल फोर्स बाय टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेस बाय टाइम इज वेलोसिटी, तो फोर्स टेंजेंशियल इनटू वेलोसिटी, फोर्स टेंजेंशियल इनटू वेलोसिटी। या फिर अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी करो, पावर बाय टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स टेंजेंशियल डॉट डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी टेंजेंशियल, बराबर ना। इसको अगर सॉल्व करोगे तो एफ टी वी cos 0 कितना होता है 1, तो ऐसे भी कितना आ जाएगा एफ टी इंटू वी, ठीक है। और ये थीटा बीटा तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होती है वो कहाँ पर होती है, वर्टिकल प्लेन, कहाँ पर होती है, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। चलो तो अभी मैं आपके लिए क्या करता हूँ, फटाफट दोनों को कंपेयर कर देता हूँ, किसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। तो सारे ही कंसेप्ट कंबाइन कर लेंगे हम, ठीक है। तो क्या क्या सीखा, कैसे कैसे होता है, ये सब कुछ कंबाइन कर लेंगे, ओके। चलो तो यहाँ से खींच देता हूँ मैं एक लाइन, लेफ्ट साइड में लिखेंगे ल्यूसियम और राइट साइड में लिखेंगे नॉन ल्यूसियम। समझना बेटा, सारे पॉइंट, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट हम फिर से कवर करेंगे, अच्छे से समझना, ओके। तो इधर लिख देता हूं मैं यूसीएम, मतलब क्या बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इधर लिख देता हूं मैं नॉन यूसीएम, ओके। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसेप्चुअल पॉइंट फिर से रिवाइज करेंगे, अच्छे से समझना। तो यूसीएम है नंबर 1,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट, बराबर। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट नहीं होगा, ओके। उसके बाद दूसरी चीज, यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा, यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। चौथा, बराबर ना, यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर दोनों एक्सेलरेशन होते हैं और यहाँ पर सिर्फ एक एक्सेलरेशन होता है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। यहाँ पर v कांस्टेंट है, तो वेक्टर ओमेगा कांस्टेंट, वेक्टर ओमेगा कांस्टेंट, यहाँ पर वेक्टर ओमेगा नॉट कांस्टेंट, वेक्टर ओमेगा नॉट कांस्टेंट। तो वेक्टर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा 0, एंगुलर एक्सेलरेशन 0, यहाँ पर अल्फा नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर सिक्स्थ वन स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब v कांस्टेंट होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, कांस्टेंट। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट बिकॉज यहाँ पर स्पीड वेरिएबल है। यहाँ पर 7th जो नेट एक्सेलरेशन होगा दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली वेक्टर AC, ओके। और यहाँ पर जो नेट एक्सेलरेशन होगा वेक्टर A दैट इज बिकॉज ऑफ बोथ वेक्टर AC प्लस वेक्टर AT। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स होगा दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर दो फोर्स होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, दोनों फोर्स होंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर 9th वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 0 एंड पावर ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0 बट वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 और पावर बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0 बट पावर बाय टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, पावर बाय टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। इतनी चीजें समझ में आई, इतना आपने समझा, चलो ठीक है। अब इसको डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और एक चीज, ये जो होता है ना 11 पॉइंट, यूसीएम टेक्स प्लेस जनरली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, कौन सा प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और नॉन यूसीएम टेक्स प्लेस इन वर्टिकल प्लेन, विच प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ओके। लेट मी डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस ऑल दिस थिंग्स फॉर यू। देखो बेटा, होता क्या है, मान लो ये यूसीएम है, ये यूसीएम है तो सिर्फ इसमें एक ही एक्सेलरेशन होगा दैट इज AC और ये होगा मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा मेरा 90 डिग्री और इधर का जो मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो 0 होगा बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। समझ रहे हो? तो नेट एक्सेलरेशन इज माय AC, तो A नेट, यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल फोर्स एक ही फोर्स होगा यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन यही सिचुएशन इसमें क्या होगी, यहाँ पर दो फोर्स होंगे, एक होगा मेरा पहले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, दूसरा होगा मेरा AT, तो मेरा नेट एक्सेलरेशन यहाँ पर आएगा दैट इज वेक्टर A और ये होगा मेरा उसका डायरेक्शन और नेट एक्सेलरेशन आपने पता किया, सारे मैग्नीट्यूड वगैरह आपको पता है। तो जहां पर मेरा नेट सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन होगा वहां पर ही मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जिधर मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उधर मेरा टेंजेंशियल फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा F नेट, ओके, यहाँ पर मेरा F नेट क्या होगा, F नेट इज इक्वल टू FCP प्लस FT
और यहाँ पर एक ही फोर्स होगा, F net इज इक्वल टू एफ सी पी, बिकॉज टेंजेंशियल फोर्स ओवर हियर इज 0। टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पर कितना होगा 0, बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है 0 है। ठीक है, तो एक ही चीज मैंने आपको बार बार रिवाइज करा के अच्छे से समझा दी। आई होप आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम करने वाले हैं। ठीक है, चल नो प्रॉब्लम। अब देखो बेटा, दो सिनेरियो में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे, हम काइनेमेटिकल इक्वेशन सीखेंगे। ठीक है ना, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो लेट दिस इज माय सिनेरियो ओवर हियर, this is my straight line or straight road on which my vehicle, very beautiful vehicle, is moving. When I was observing this, so it has initial velocity u, तो यहाँ तक मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए, u इज माय इनिशियल वेलोसिटी, समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एंड v इज माय फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ से यहाँ तक गया तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, लेट दैट डिस्प्लेसमेंट इज यस, तो यस इज माय डिस्प्लेसमेंट। ओके, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गया तो एक्सेलरेशन ए है, ए इज माय एक्सेलरेशन, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम लगा टी इज माय टाइम। वेरी सिंपल सिनेरियो। ठीक है, अब यही अगर एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब वर्टिकल प्लेन में ये घूम रहा होगा, तो यहाँ पर जब पार्टिकल यहाँ पर था तो इसकी लीनियर वेलोसिटी थी v1, और जब यहाँ पर था तो इसकी लीनियर वेलोसिटी है v2। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब इसकी स्पीड अलग अलग है। तो यहाँ की करस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा 1, यहाँ की करस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा 2। r क्या होगा इसका रेडियस, तो मैं ऐसे बोल देता हूँ ओमेगा 1 इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा 2 को बोल दूंगा मैं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। आई होप ये चीजें आप समझ रहे हो और रिलेट कर पा रहे हो। और यहाँ से यहाँ तक गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा क्या है मेरा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये सिनेरियो होने के लिए टाइम कितना लगा मुझे, टी क्या है मेरा टाइम है, तो ओमेगा बदल रहा है तो अल्फा क्या होगा मेरा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इससे रिलेटेड मेरे पास तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो लीनियर के लिए लिखूंगा पहले मैं, और वही चीज सर्कुलर के लिए अप्लाई करूंगा। तो फॉर लीनियर मोशन एंड फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो लीनियर मोशन में ये जो 5 क्वांटिटी है इनका रिलेशन 3 इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला इक्वेशन है मेरे पास v is equal to u plus at, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो v क्या था मेरा, फाइनल वेलोसिटी। तो सर्कुलर के लिए मैं v की जगह रखूंगा ओमेगा 2, v ओमेगा 2 इक्वल टू u इनिशियल, ओमेगा 1 इनिशियल, ओमेगा 1 प्लस a के जगह अल्फा टाइम, तो टाइम होता है लीनियर और एंगुलर। सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, यस वेरी सिंपल, ut प्लस हाफ at स्क्वायर बराबर। तो यस के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए इधर क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, u के लिए ओमेगा 1 टाइम होता है, प्लस 1/2 होता है, a की जगह अल्फा, t स्क्वायर की जगह t स्क्वायर। थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल लीनियर वेलोसिटी की जगह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, 2 तो 2 होगा, a की जगह अल्फा, s की जगह थीटा। Now again we have some interesting relation, that is displacement is velocity average into time। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ओमेगा एवरेज इनटू टाइम। तो
एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। तो डिस्प्लेसमेंट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आपको दे दिया मैंने, कई बार यूज होता है ये। एवरेज कैसे पता करते हो आप? दोनों का एवरेज कैसा पता करते हो? दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला क्या होगा? थीटा, यस के जगह थीटा, यू के जगह ओमेगा 1, वी के जगह ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 का 2 इंटू टाइम का टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। ठीक है, ठीक है, चलो ये चीज आपने समझ ली। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि एंट्रेंस में बहुत काम आने वाली है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड। ठीक है, अब वो लीनियर के लिए पहले मैं प्रूफ करके बताऊंगा और उसके एनालॉजी में एंगुलर के लिए भी आपको उसका इक्वेशन में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो लिखो, हेडिंग लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड। पहले इसका मीनिंग समझो, ओके। सपोज द व्हीकल इज मूविंग लाइक दिस, ओके। तो इसने जर्नी स्टार्ट किया यहां से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर टाइम कितना था? 0। तो जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो ये यहाँ पर था और इसकी वेलोसिटी है अब v, इसकी वेलोसिटी है v। तो यहाँ पर टाइम है 5 सेकंड। टाइम कितना है? 5 सेकंड। तो मुझे क्या पता करना है? अब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। तो अब क्या करना है अपने को? क्या करना है? सपोज ये मोशन है, ठीक है ना। अपने को क्या करना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड पता करना है। nth सेकंड मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकंड। चौथे सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमें पता करना है। चौथे सेकंड में मतलब तीसरे सेकंड से लेके चौथे सेकंड तक ये जो डिस्टेंस है ये आपको पता करना है। तो कैसे पता करोगे? तो आप क्या करना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड निकालना। 4 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेट अस सपोज इसका आंसर आया 10 मीटर। अब क्या करना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड निकालना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड मतलब ये आएगा, ये आया सपोज 8 मीटर, ये 10 मीटर, ये 8 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकंड ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकंड। चौथे सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो आ जाएगा। समझ रहे हो क्या आंसर है? ठीक है, तो ये कितना है? 10 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 2 मीटर। समझ रहे हो? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड मतलब तीसरे सेकंड में पूछा जाए तो 2 से 3 तक, चौथे सेकंड में पूछा जाए तो 3 से 4 तक, पांचवें सेकंड में पूछा जाए तो 4 से 5 तक। ओके, तो मान लो हम जनरल सिचुएशन पता करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज SN। ओके, तो क्या करेंगे हम? सपोज उसने यहां से शुरू किया, ठीक है, ये सिनेरियो है, ये सिनेरियो जनरल सिनेरियो। द व्हीकल इज मूविंग ऑन दिस रोड विथ इनिशियल वेलोसिटी u। तो n सेकंड में बेटा यहां से वो यहां तक गया, कितने सेकंड में? t बरोबर n सेकंड में। ओके, तो उसके पहले वाला सेकंड अभी यहां से लेकर यहां तक गया। ओके, कितने सेकंड में? t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकंड में, n माइनस 1 सेकंड। तो मुझे ये डिस्टेंस पता करना है। लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज SN, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकंड प्लस
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, समझ रहे हो ना, nth मतलब आखिरी वाले सेकंड, nth सेकंड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t इज इक्वल टू n सेकंड। n सेकंड मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, n माइनस 1 सेकंड मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, और nth सेकंड 90वें सेकंड में, 5वें सेकंड में 4 से लेकर 5, 10वें सेकंड में 9 से लेकर 10, तो nth सेकंड में ये डिस्टेंस है। तो अब मेरे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इफ अब ये t के जगह मैं n माइनस 1 रखूंगा तो यस n माइनस 1 कितना मिलेगा मुझे, यस n माइनस 1, t के जगह n माइनस 1 रखो तो u का u t के जगह n माइनस 1 प्लस 1/2 का 1/2, a का a और t स्क्वायर, t की जगह क्या n माइनस 1 होल स्क्वायर। परफेक्ट। अब यस n निकालो, यस n, तो t इज इक्वल टू n रखो इस इक्वेशन में, तो यस n मिल जाएगा। तो u इंटू टी की जगह n प्लस 1/2 a t स्क्वायर मतलब n स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस प्लस को उठाकर इधर माइनस ले लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकंड माइनस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड। तो अगर आपको 10वें सेकंड का पता करना है तो टोटल 10 सेकंड में कितना गया, माइनस 9 सेकंड में कितना गया, तो 10 सेकंड में उतना गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकंड, तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन और डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड, सॉरी बेटा यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। द मिस्टेक इज दैट कि हमको ये इधर ले जाना पड़ेगा, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यस nth इज इक्वल टू यस t इज इक्वल टू n माइनस, ये इसको इधर ले लो, यस t इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। तो यस इज इक्वल t इज इक्वल टू n में यस n हो जाएगा, यस n कितना है u n प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस इन ऑर्डर ब्रैकेट, ये क्या है u n माइनस 1। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, चलो इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा ये u n माइनस u, समझ रहे हो ना, u n माइनस u प्लस प्लस ये 1/2 a इन ब्रैकेट n माइनस 1 होल स्क्वायर, ये बड़ी ब्रैकेट। अब अगर माइनस से इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल बी माइनस। तो ये प्लस u n माइनस u n कैंसल, इधर क्या बचा बेटा 1/2 a n स्क्वायर, 1/2 a n स्क्वायर प्लस ये 1/2 a n स्क्वायर, ये हो गया, ये तो कैंसिल हो गया ना, ये प्लस u और ये माइनस 1/2 a इन ब्रैकेट n माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। लेट मी चेक आउट द स्पेस, जगह कितनी बची है चेक करने दो। चलो इधर स्पेस है मेरे पास, चलो ठीक है, यहाँ सॉल्व करूंगा। तो क्या हो जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज इक्वल टू, ये u पहले लिख देता हूँ मैं, प्लस u और इन दोनों में से 1/2 a कॉमन, 1/2 a कॉमन इन ब्रैकेट, यहाँ पर क्या बचा n स्क्वायर, ये माइनस इन ब्रैकेट n माइनस 1 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर हो जाएगा u प्लस 1/2 a इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कैंसल, तो क्या बचेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज इक्वल टू u प्लस, ये u प्लस 1/2 a इन ब्रैकेट, ये क्या बचा बेटा 2n माइनस 1। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज इक्वल टू u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1, 1/2 a 2n माइनस 1 हो गया। चलो ठीक, अब देख लो, ये हो गया लीनियर मोशन के लिए। अब यही फॉर्मूला अगर सर्कुलर मोशन के लिए लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एनालॉजी के हिसाब से हम उसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड यस n
इज इक्वल टू u प्लस 1/2a इन ब्रैकेट 2n माइनस 1. एग्री? u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन. तो एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज इक्वल टू ओमेगा 1 u की जगह प्लस 1/2 अल्फा इन ब्रैकेट 2n माइनस 1. यानी टाइम हो रही है ना, तो टाइम तो टाइम रहेगा. हो गया. तो यहाँ पर ये पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन अपना खत्म हो गया. अब एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि देखो एक यहाँ पर छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा टॉपिक हम क्लियर करेंगे. कौन सा टॉपिक क्लियर करेंगे? चलो, लेट अस सॉल्व वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. द टॉपिक इज वाई. अभी देखो, थीटा अगर स्केलर है या वेक्टर डिसाइड करने जाओगे आप थीटा, तो इसमें दो चीजें समझ में आएंगी. क्या? अगर थीटा स्मॉल है, मतलब डी थीटा है, तो ये वेक्टर है. अगर थीटा लार्ज है, डिनोटेड बाय थीटा, तो ये स्केलर है. ऐसा क्यों होता है? देख लो, किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे तो क्या वो वेक्टर होगा? ये सफिशिएंट है? नहीं. कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होने के लिए इट शुड फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वेक्टर डी थीटा 1 प्लस वेक्टर डी थीटा 2 इज इक्वल टू वेक्टर डी थीटा 2 प्लस वेक्टर डी थीटा 1. अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर है. ओके. या फिर वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a2 इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस वेक्टर a1 है, तो अपन कह सकते हैं कि वेक्टर a इज अ वेक्टर. a क्या है? वेक्टर है. लेकिन अगर आपका एंगल लार्ज है, तो वेक्टर थीटा 1 प्लस वेक्टर थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू वेक्टर थीटा 2 प्लस वेक्टर थीटा 1. मतलब ये जो लार्ज वाला एंगल होता है, लार्ज थीटा does not obey commutative law. इसको commutative law बोलते हैं ना, वेक्टर में पढ़ चुके हैं हम. commutative law of vector addition. वेक्टर एडिशन का ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता, और स्मॉल एंगल ओबे कम्यूटेटिव लॉ, इसलिए ये वेक्टर है. और ये ओबे नहीं करता, इसलिए ये स्केलर है. अब आप बोलोगे सर कैसे? अब आप बोलोगे कैसे? ठीक है ना. तो इसका प्रूफ मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा. ठीक है. तो पहले स्मॉल ओबे करता है, ये हम प्रूफ करेंगे. ठीक है. ये लिख लो आप. लिख लिया आपने? तो रीजन क्या है? स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों होता है? बिकॉज इट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. और लार्ज क्यों नहीं होता? बिकॉज इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब इसका प्रूफ. ओके. तो क्या करेंगे हम ये प्रूव करेंगे कि एंगल अगर छोटा होगा तो वेक्टर डेल्टा थीटा 1 प्लस वेक्टर डेल्टा थीटा 2 इज इक्वल टू वेक्टर डेल्टा थीटा 2 प्लस वेक्टर डेल्टा थीटा 1. ओके. तो क्या करेंगे हम? डेल्टा थीटा 1 लेंगे, सपोज 10 डिग्री राइट साइड, और वेक्टर डेल्टा थीटा 2 लेंगे वही 10 डिग्री अपवर्ड. ठीक है. तो 10 डिग्री अपवर्ड. तो पहले ये निकालेंगे, वेक्टर डेल्टा थीटा 1 प्लस वेक्टर डेल्टा थीटा 2 इज इक्वल टू वेक्टर डेल्टा थीटा 1 क्या है? 10 डिग्री राइट प्लस 10 डिग्री अपवर्ड. ओके. इसका प्रैक्टिकली आंसर देखेंगे. उसके बाद वेक्टर डेल्टा थीटा 2 प्लस वेक्टर डेल्टा थीटा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? वेक्टर डेल्टा थीटा 2 कितना है बेटा? 10 डिग्री अपवर्ड प्लस 10 डिग्री राइट. तो इसका एंगल निकालेंगे प्रैक्टिकली. ये दोनों अगर सेम है तो ये इक्वेशन हमारा करेक्ट है, और डेल्टा थीटा हमारा क्या होगा? वेक्टर. कैसे? अब देखो, मान लो, अब देखो अच्छे से समझना बेटा, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है. देखो रेफरेंस पॉइंट है. चलो इधर से बता देता हूँ, थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ मैं आपके लिए. देखो ये मेरा, पहले ये करेंगे डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2. ये मेरा रेफरेंस एंगल है.
तो मैं पहले 10 डिग्री से राइट घुमाऊंगा, 10 डिग्री से राइट, तो उधर का राइट होगा ना। तो ये देखो ये मेरा एंगल है 10 डिग्री से, ये चलो ये मेरा एंगल रेफरेंस पॉइंट है। तो ये अब देखो 10 डिग्री से राइट घुमा 10 डिग्री से राइट, ये देखो 10 डिग्री से राइट घुमा, समझ रहे हो, 10 डिग्री से राइट घुमा, समझ रहे हो। ये देखो ये मेरा रेफरेंस है, ग्रीन वाला पेन मेरा रेफरेंस है। ये 10 डिग्री से राइट घुम गया 10 डिग्री से राइट। अब 10 डिग्री ऊपर, तो 10 डिग्री ऊपर, यहाँ से 10 डिग्री राइट, डेल्टा थीटा 1 10 डिग्री ऊपर, तो यहाँ पर आना चाहिए। ओके ओके, ये मेरा पहला ओके। तो ये ऐसा एंगल, ये इसको याद रखो, ये ऐसा एंगल। अब दूसरा 10 डिग्री पहले ऊपर, दूसरे वाला ये वाला, पहले डेल्टा थीटा 10 डिग्री ऊपर, तो ये देखो ये 10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री ऊपर। अब उसके बाद 10 डिग्री राइट, 10 डिग्री राइट। तो पहले का और ये दोनों कैसे हो गए, सेम। देखो ना, आप देखो, देखो ये राइट वाला देखो, ये 10 डिग्री राइट, 10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री राइट। तो ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। मीन्स इट इज ओबीइंग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर से एक बार देखो, 10 डिग्री राइट, ब्लैक पेन देखो, 10 डिग्री राइट, 10 डिग्री ऊपर, ग्रीन पेन देखो, 10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री राइट। दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसा है, सेम है। इसलिए ये क्या है, वेक्टर है। क्या है, वेक्टर है। अब यही एंगल अगर आप बड़ा ले लोगे, मतलब क्या, सपोज वेक्टर थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, वेक्टर थीटा 2 इज इक्वल टू भी 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री अपवर्ड। तो वेक्टर थीटा 1 प्लस वेक्टर थीटा 2 निकालेंगे और वेक्टर थीटा 2 प्लस वेक्टर थीटा 1 निकालेंगे। दोनों अलग अलग आएंगे, 100% आएंगे। चलो देखेंगे, चलो अभी का लॉजिक। थीटा 1 90 डिग्री राइट, ये देखो ये देखो, चलो हाँ 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री राइट मतलब ये यहाँ पर था, ऐसे 90 डिग्री राइट मतलब ये देखो ये आ गया 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री राइट। अब 90 डिग्री अपवर्ड, 90 डिग्री अपवर्ड, ये देखो ना 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री अपवर्ड, समझ रहे हो। ये देखो 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री अपवर्ड। तो ये डायरेक्शन आ रही है मेरी, ये डायरेक्शन आ रही है ऊपर की तरफ। अब थीटा 2 प्लस थीटा 1, तो थीटा 2 कितना है, 90 डिग्री अपवर्ड, 90 डिग्री अपवर्ड, 90 डिग्री अपवर्ड, 90 डिग्री अपवर्ड और 90 डिग्री अपवर्ड। पहले थीटा 2 क्या था, 90 डिग्री अपवर्ड, और थीटा 1 क्या, 90 डिग्री राइट। 90 डिग्री राइट मतलब ये 90 डिग्री अपवर्ड, 90 डिग्री राइट। तो डायरेक्शन क्या आई, ये आई। तो दिस डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू दिस डायरेक्शन। तो बड़े वाले एंगल कम्यूटेटिव लॉ ओबे कर रहे हैं क्या, नहीं। तो बड़ा वाला एंगल वेक्टर, समझ रहे हो। देखो थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 90 डिग्री राइट, यहाँ का यहाँ पर 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री अपवर्ड, 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री अपवर्ड, ऊपर का डायरेक्शन आया रिजल्टेंट का। और थीटा 2 90 डिग्री अपवर्ड, ये रेफरेंस डायरेक्शन, 90 डिग्री अपवर्ड, 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री अपवर्ड, 90 डिग्री राइट। तो एक आंसर ये आ रहा है, एक आंसर ये आ रहा है, तो ये ओबे कर रहे हैं। इस वजह से ये कारण होता है इसका कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। अब लास्ट इसमें एक चीज समझा दूं मैं आपको कि हमारे पास एक मोशन होती है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। समझना बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। और दूसरी मोशन कौन सी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें फर्क क्या होता है, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन में ऐसे ऊपर फेंकते हैं, वो ऊपर जाता है और ऐसे इंसिडेंट होता है, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। एक सेपरेट चैप्टर है आपको इस पर, ओके। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ये ऐसी मोशन, ऐसे वाली मोशन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, बॉडी फ्री फॉल करती है। क्या करती है, फ्री फॉल। तो जब फ्री फॉल करती है तो द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना एक्ट होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सबका डायरेक्शन किधर होगा, नीचे। सबका डायरेक्शन किधर होगा, नीचे। मैग्नीट्यूड कितना होगा, 9.8, डायरेक्शन कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगा, नीचे। तो हर पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है ना, यहाँ से यहाँ तक जो मोशन हो रही है, हर पॉइंट पे इसका जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 9.8 और डायरेक्शन किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 1 2 3 4 पॉइंट ले लो,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, और वो कौन सा होगा, वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड, जो कि v स्क्वायर बाय r, v ओमेगा या r ओमेगा स्क्वायर होता है, और इसका प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा आपको। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट हो, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। तो सिर्फ टुवर्ड्स द सेंटर मतलब सबकी जगह सेम नहीं है। देखो यहाँ पर डायरेक्शन कौन सी है, ये इधर, यहाँ पर कौन सी है, ये यहाँ पर कौन सी है, ये। तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। अब इसको अगर मैं वर्टिकल कर दूं ऐसे तो और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पर ऐसे, एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ये ऐसे। तो हर पॉइंट पे भले ही मैग्नीट्यूड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का सेम होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फर्क क्या है, ये असर्शन रीजन में आ सकता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भले ही नेट एक्सेलरेशन सिर्फ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वजह से जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, तो लेट अस क्विकली मूव एंड सॉल्व सम इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन। लेट अस सॉल्व द इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। पहले आप पॉज करके इसको ट्राई करो, फिर आप इसका सॉल्यूशन देख लेना। कर लिया, चलो ठीक, देखो अब इसका सॉल्यूशन। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है ये। न्यूमेरिकल नंबर 1, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 मीटर, मतलब रेडियस कितनी है सर्कुलर पाथ की, 6 मीटर, विथ लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू 2t, जो कि टाइम डिपेंडेंट है, 2t। ओके, कैलकुलेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन 3 सेकंड, नो प्रॉब्लम। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो v कितना है और टाइम कितना है, 3 सेकंड, तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो जब टाइम 3 सेकंड था तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 × 3, t की जगह फिर रखो, मतलब 6 मीटर पर सेकंड। तो v स्क्वायर बाय r, v कितना है बेटा, v, ठीक है, 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, 6 कैंसिल, आंसर आया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो देखो हो गया, चलो ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड वन, अ पार्टिकल रोटेट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस √2 मीटर और अल्फा दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर क्वार्टर ऑफ सर्कल। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, सारे कंसेप्ट आपके चेक करता है क्लास 9 से लेकर अब तक की। ओके, तो देख लो, ये क्वार्टर सर्कल इसने पूरा किया, मतलब यहां से लेकर यहां तक। ओके, ये एंगल कितना कवर किया आपका, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट π/2। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है 2। तो रेडियस कितनी है बेटा, √2 मीटर, रेडियस कितनी है, √2 मीटर। तो हमें एवरेज वेलोसिटी पता करनी है, एवरेज वेलोसिटी, नो प्रॉब्लम। तो यहां से लेकर यहां तक गया तो ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, बराबर है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट, लेट इट इज x। ये पता है, तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट पता कर सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, समझ रहे हो, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × r स्क्वायर, r कितना है, √2, तो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 2 4, सो x विल बी 2 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा, 2 मीटर। ये मेरा डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो कंसेप्ट चेक कर रहा है, ठीक है ना। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो दिस इज माय टोटल डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इसने क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो v एवरेज क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने पता कर लिया, 2 मीटर आ गया। अब मुझे चाहिए टोटल टाइम, कहां से लेकर कहां तक, पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक। उसके लिए मुझे डेटा क्या दिया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी 0, ω1 शुड बी 0, और अल्फा कितना है, अल्फा है मेरा π/4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो आई हैव टू डिटरमाइन टाइम ओवर हियर। तो टाइम कैसे पता करूंगा मैं, अब मेरे पास थीटा है बेटा, थीटा कितना है, π/2 रेडियन। तो मेरे पास एक इक्वेशन होता है, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
अब ये इक्वेशन में सर्कुलर मोशन के लिए लिखूंगा तो यस हो जाएगा थीटा, यू हो जाएगा ओमेगा 1, टी टी रहेगा 1/2 का 1/2, ए का हो जाएगा अल्फा, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। अब ओमेगा 1 जीरो होने के कारण ये जीरो हो जाएगा मेरा, तो थीटा कितना है पाई/2 इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, प्लस 1/2 इंटू अल्फा कितना है बेटा, अल्फा कितना है पाई/4 इंटू टी स्क्वायर, टी पता करना है। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 को इधर शिफ्ट करो, टी स्क्वायर हो जाएगा 4, तो टाइम विल बी 2 सेकंड। बहुत आसान है, 2 सेकंड। तो टाइम 2 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, टोटल टाइम 2 सेकंड। तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। सो दिस विल बी माय आंसर, 1 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ में आ रहे हैं, ठीक है। चलो अब ये जो थर्ड न्यूमेरिकल है बेटा, न्यूमेरिकल कम और कंसेप्ट ज्यादा चेक करेगा आपका। पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, यहाँ पर एक चीज समझो, हमारे पास सर्कुलर मोशन में 3 क्वांटिटीज होती हैं, एंड व्हाट दैट 3 क्वांटिटीज आर, दैट 3 क्वांटिटीज आर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी एंड पीरियड। ओके, तो फ्रीक्वेंसी इज n, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। उसके बाद पीरियड इज कैपिटल T, एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए जो टाइम लगता है उसका यूनिट होता है सेकंड। और तीसरा होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। अगर तीनों में से कोई एक पता है, कोई भी एक पता है, तो बाकी के 2 आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो तीनों में से कोई एक देगा, इसकी जरूरत होगी, इस पे से ये पता कर सकते, इस पे से ये पता कर सकते। अब कैसे, देख लो, हम देख लो। तो एक रिवोल्यूशन के वास्ते लगने वाला टाइम पीरियड, और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। तो एक रिवोल्यूशन के लिए टाइम कितना लगा, t सेकंड। तो लॉजिक क्या है, t सेकंड में एक रिवोल्यूशन, t सेकंड में एक रिवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और 1 सेकंड में n रिवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड, एक रिवोल्यूशन के लिए t सेकंड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, t इंटू n इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 1/n और n इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। तो t पता होगा तो n पता कर सकते हैं, n पता होगा तो t हम पता कर सकते हैं। नाउ हाउ कैन वी रिलेट ओमेगा विथ t और ओमेगा विथ n। तो सिंपली देखो बच्चों, एक रिवोल्यूशन अगर इसने पूरा किया तो यहां से यहां आया तो 90 पाई/2, 180 पाई, 3 पाई/2 2 पाई। इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में थीटा कितना होगा 2 पाई, और टाइम कितना होगा कैपिटल T। एक रिवोल्यूशन के लिए थीटा कितना होगा 2 पाई, टाइम कितना होगा कैपिटल T। तो ओमेगा क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाई T, थीटा डिवाइडेड बाई T। तो ओमेगा इज इक्वल टू, एक रिवोल्यूशन में थीटा कितना है बेटा 2 पाई, और टाइम कितना है कैपिटल T। तो ओमेगा कैपिटल T का रिलेशन ये आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई T इज अ पीरियड। और 1/t की जगह क्या रख सकते हो, ये तो 1/t इसको ऐसे लिखूंगा मैं, ओमेगा इंटू 2 पाई इंटू 1/t। तो 1/t की जगह n रख दो, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। तो कोई एक चीज पता होगी तो आप बाकी की चीजें आराम से पता कर सकते हो। सो दीज आर द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये अलग अलग चैप्टर में आपके काम आएंगे। तो ऐसे भी बोल सकते हो आप, ओमेगा, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक पता होगा तो दूसरे 2 आप आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। 2 पार्टिकल्स मूव इन अ कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस r1 एंड r2। तो मान लो ये मेरा सर्कल है जिसका रेडियस है मेरा r1, और ये मेरा दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है मेरा r2, ठीक है। तो सच दैट दे मेंटेन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब एक पार्टिकल अगर r1 पे जा रहा है, दूसरा पार्टिकल r2 पे जा रहा है, तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, फर्स्ट पार्टिकल एंड सेकंड पार्टिकल। तो ये दोनों कुछ इस तरह से मूव हो रहे हैं, ये दोनों कुछ इस तरह से मूव हो रहे हैं, दे आर मेंटेनिंग द सेम स्ट्रेट लाइन। अब देखो 5 सेकंड के बाद ये अगर यहाँ पर है तो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये कहां पर होगा, यहाँ पर। 10 सेकंड के बाद ये अगर यहाँ पर है तो सेंटर से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये यहाँ पर होगा। तो 50 सेकंड के बाद मान लो ये यहाँ पर है, तो सेंटर से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, तो दूसरा पार्टिकल मेरा यहाँ पर होगा। तो दे मेंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन। तो क्या ये पार्टिकल अगर
100 सेकंड में घूम के यहाँ आ गया तो ये भी पार्टिकल 100 सेकंड में घूम कर यहाँ आ जाएगा। तो इसका जो पीरियड होगा पहले पार्टिकल का और दूसरे पार्टिकल का पीरियड कैसा होगा, सेम होगा। पीरियड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज सेम एज दैट ऑफ द पीरियड ऑफ सेकंड पार्टिकल। मतलब ये पार्टिकल को एक रिवॉल्यूशन करने के लिए 100 सेकंड लगे तो ये भी पार्टिकल को एक रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए 100 सेकंड लगेंगे, बिकॉज दे आर मेंटेनिंग द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। तो अगर ऐसा होगा तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2। अभी अभी मैंने आपको बताया ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, तो ओमेगा 1 क्या होगा 2 पाई बाय t1, ओमेगा 2 क्या होगा 2 पाई बाय t2। तो 2 पाई कैंसिल, t1 इज इक्वल टू t2, तो t1 भी कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1s2। समझ रहे हो, दे आर मेंटेनिंग द सेम स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। अगर ऐसे होगा तो इनको पीरियड एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए टाइम उतना ही लगेगा। अगर इसने यहाँ से शुरू किया 50 सेकंड में आया, 60 सेकंड में अगर पहला पार्टिकल यहाँ होगा तो दूसरा पार्टिकल यहाँ होगा, स्ट्रेट लाइन। 90 सेकंड में पहला पार्टिकल यहाँ होगा तो दूसरा पार्टिकल यहाँ होगा, स्ट्रेट लाइन। 100 सेकंड में घूम के पहला पार्टिकल यहाँ आ गया तो 100 सेकंड में घूम के दूसरा पार्टिकल भी यहाँ आ जाएगा। तो पहले पार्टिकल का पीरियड और दूसरे पार्टिकल का पीरियड सेम होगा, तो पीरियड सेम होगा तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी सेम मतलब दोनों का एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या आ जाएगा 1s/1। तो ओमेगा 1s to ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1s/1। नाउ लेट अस क्विकली सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 4, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अब इसमें आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, एक फॉर्मूला आना चाहिए। वो फॉर्मूला ये है, वेक्टर का फॉर्मूला है। फटाफट बता दूं मैं आपको, ये हमने सॉल्व किया है चैप्टर वेक्टर्स में। अगर मेरा वेक्टर ए और वेक्टर बी है, दिस इज माय वेक्टर ए एंड दिस इज माय वेक्टर बी, तो ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा कुछ ऐसे, वेक्टर आर। तो वेक्टर आर और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। और देखो बेटा, वेक्टर आर क्या होता है, वेक्टर आर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ये होता है। अब a प्लस बी के जगह अगर a माइनस बी पता करना है, दिस इज माय वेक्टर a, दिस इज माय वेक्टर b और ये एंगल है मेरा थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अपोजिट एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, दिस विल बी माय वेक्टर b। तो ये दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर आता है वेक्टर r। नाउ वेक्टर r इज वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, समझ रहे हो, वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, दिस इज निगेटिव वेक्टर, प्लस माइनस माइनस, तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब अगर इसकी मैग्नीट्यूड पता करेंगे तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ, अब दिस टाइम थीटा इज नॉट एंगल बिटवीन a एंड b, थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड माइनस b, तो ये वाला एंगल आएगा मेरा। तो ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, समझ रहे हो ना। टोटल एंगल कितना है पाई, तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरा पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, तो प्लस के बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और ये थीटा, समझ रहे, माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो एडिशन का मैग्नीट्यूड पता करना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड पता करना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। एडिशन का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। द सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, तो ये घड़ी है, इसका ये सेकंड हैंड है, ये ऐसा कुछ सेकंड हैंड, और ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये ऐसे घूमेगा सर्कल में, डिंगी चिकी डिंगी चिकी डिंगी चिकी, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा सर्कल में। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 6 इंटू 10 मिलीमीटर, तो दैट विल बी 60 मिलीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा 60 मिलीमीटर। तो द स्पीड एट द टिप, यहाँ की आपको स्पीड पता करनी है, स्पीड, दिस इज वेलोसिटी, तो सिर्फ स्पीड पता करनी है। कैसे पता करोगे, तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला है r ओमेगा, दिस विल बी द रेडियस, तो रेडियस कितना है 60 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर। अब ओमेगा कैसे पता करोगे सेकंड हैंड का, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, कैपिटल टी मतलब पीरियड, एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए लगने वाला टाइम। तो सेकंड हैंड को सॉरी क्लॉकवाइज घूमेगा ना ये, चलो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काय को यूनिवर्सल रूल काय को ब्रेक करना, क्लॉकवाइज घूमेगा ना। तो एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए सेकंड हैंड को लगते हैं 60 सेकंड,
बराबर है। सेकंड हैंड का पीरियड कितना होता है 60 सेकंड, मैंने लिखा था आपको सेकंड हैंड का पीरियड 60 सेकंड, मिनट हैंड का 60 मिनट, आवर हैंड का 12 घंटे, ठीक है ना। तो दिस 60 कैंसिल विथ दिस 60 एंड आंसर कम्स आउट टू बी 2 पाई मिलीमीटर पर सेकंड, मिलीमीटर पर सेकंड। तो 2 पाई मिलीमीटर पर सेकंड ये आ गया अपना टिप पे भी आ गया। तो अब देखो ये जो सेकंड हैंड परफॉर्म कर रहा है, दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब सेकंड हैंड अगर सर्कल पे घूम रहा है तो यहाँ की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा, हर पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, सेम होगा। अब क्या पूछ रहा है, द स्पीड एट द टिप। तो टिप की स्पीड हमने पता कर ली, वो आई 2 पाई मिलीमीटर पर सेकंड, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटीज एट 2 परपेंडिकुलर पोजीशन। मतलब ये पोजीशन की वेलोसिटी की और ये पोजीशन की वेलोसिटी, ये दो पोजीशन परपेंडिकुलर ना, ये देखो ना, यहाँ एक और यहाँ पर दूसरा परपेंडिकुलर पोजीशन, मैग्नीट्यूड डिफरेंस निकालना है। तो ये हो जाएगा मेरा वेक्टर v1 इज इक्वल टू क्या 2 पाई, वेक्टर v2 इज इक्वल टू क्या 2 पाई, ठीक है 2 पाई, वेक्टर v1 भी 2 पाई, वेक्टर v2 भी 2 पाई, और दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बोला है ना, पाई बाय 2। तो मुझे क्या पता करना है, वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2 का मैग्नीट्यूड, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। तो आंसर क्या आएगा मेरा, अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos 90, बिकॉज थीटा इज 90 ना, तो cos 90 कितना होता है 0, तो ये सब कुछ मेरा 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, साइन 0 0 cos 90 0, तो सब कुछ ये मेरा 0 हो जाएगा। अगर वो सब मेरा 0 हो गया तो मैग्नीट्यूड डिफरेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। v1 स्क्वायर मतलब कितना 2 पाई का स्क्वायर प्लस 2 पाई का स्क्वायर। तो ये अगर x है, ये अगर x है, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 पाई का स्क्वायर। तो 2 पाई का स्क्वायर रूट 2 पाई, और रूट 2 का नहीं निकलेगा, मतलब रूट 2 पाई, मतलब इसका ऐसे लिख सकते हो 2√2 पाई मिलीमीटर पर सेकंड, 2√2 पाई मिलीमीटर पर सेकंड, ठीक है।